हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हम आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य अब मूल कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। जैसे कि हमारे पास मूल अधिकार है, तो अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो हम इससे आपसे क्या निकालते हैं कि ऐसे अधिकार जो हमारे लिए बेसिक हैं, नैसर्गिक है ना, जिसकी हमें निहायत जरूरत है इस सब के मिलने से, ठीक है। लेकिन केवल हम कहें कि हमारा ये अधिकार है, तो अधिकारों की श्रृंखला में ढेर सारे अधिकार हैं, जिनमें से एक अधिकार है जो सामान्य अधिकार भी हो सकता है, जिसकी कटौती की जाए या ना की जाए वो बात की बात है, लेकिन वो एक साधारण सा सामान्य सा अधिकार है या फिर विशेष अधिकार। तो जब भी हम अधिकारों में क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि मूल अधिकार, विशेष अधिकार, सामान्य अधिकार, है ना, इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो उसी तरह से जब अधिकार की बात करते हैं तो हमारा ये राइट की हमें बोलने का अधिकार है ना, उसी तरह से मूल कर्तव्य जो है, मूल का अर्थ तो समझ गए कि हमारा ये जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक हमें करना है कंट्री के प्रति, तो ये मूल कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी, है ना। इसका इंग्लिश बता रहे हैं तो ड्यूटी फर्ज निभाना है, देश के प्रति फर्ज निभाना। तो क्या क्या एक नागरिक के फर्ज होंगे। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं कि जो नागरिक है ना, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी जो है, इन दोनों में एक चीज आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। जो दूसरे देश के लोग हमारे देश में आते हैं उनके लिए भी देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 हम कहते हैं देते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट नहीं देते, बाकी लेकिन सब देते हैं। जैसे कि 14 समानता का अधिकार, हम बोलते हैं कि ये विदेशियों को भी प्राप्त है और उसे भी उसी नजर से देखा जाएगा जैसे एक सामान्य नागरिक को देखा जाता है। तो आपके देश में कोई भी आना क्यों चाहेगा अगर लोकतांत्रिक नियम अगर होंगे ठीक ठाक आपके देश में, आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी आपके देश में, है ना। तो इस तरह के कारणों, इस तरह के जो ठोस आधार हैं, जब पूरे देश में पूरे विश्व में फैलेगा तभी लोग आएंगे, बेधड़क आएंगे, बिना डरे आएंगे कि हाँ भैया हम आ जाएंगे तो हमें पकड़ के नहीं रख लेंगे, है ना। एक कानून है, एक संविधान है जो पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त है। दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटी, दूसरी तरफ जहाँ पे इसमें आप केवल नागरिकों के लिए, हम सभी नागरिकों के लिए हमें सिर्फ हमें ही ये कर्तव्य निभाने हैं। ये कर्तव्य इन विदेशियों को नहीं निभाने हैं। अगर विदेशी जो है सड़क के किनारे थूक दिया तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगी। अगर कर्तव्य है कि सड़क को साफ रखना है और आपको नहीं थूकना तो आपको दंड मिलेगी एक नागरिक होने के नाते। लेकिन ये हमारे संविधान में दंडनीय प्रावधान के तौर पर नहीं जोड़ा गया। इसे एक सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ घोषणा करते हैं कि ये कर्तव्य आपके होंगे, आपको जागरूक कराते हैं। आपसे जोर जबरदस्ती करने की बात संविधान मूल रूप से तो नहीं करता, मूल रूप से संविधान तो नहीं करता कि हाँ भैया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एकदम निहायत रूप से मानने की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि आपका ये नैतिक कर्तव्य है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि यू शुड फॉलो और यू शुड मस्ट डिलीवर योर ड्यूटीज। तो अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में कब जोड़ा गया। लेकिन जोड़ने से पहले एक छोटी सी चीज, हम बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है संविधान और संविधान का हिस्सा कोई चीज कैसे बनती है और पूरा देश उस चीज को क्यों मानेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब भी कुछ भी हमारे संविधान में जोड़ना होता है तो हमारे देश में प्रोसेस फॉलो किया जाता है, जिसमें कि एक पहले कमेटी बनाई जाती है वर्तमान सरकार के द्वारा, है ना। तो उस समय कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी की सरकार, तो उन्होंने एक समिति बनाई। कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इनकी अध्यक्षता में ये कमेटी थी। इस कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को के रिगार्डिंग कुछ रिकमेंडेशन किए कि ये सारे मूल कर्तव्य जो है एक नागरिक के होने चाहिए। और ये इंस्पायर कहाँ से था? ये इंस्पायर था फॉर्मर यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो आज जो रसिया है, रूस है, वही कल के डेट में यूएसएसआर था। विघटन से पहले 1990 या 91 के आसपास में जब उसका विघटन, तो वहाँ से इंस्पायर। तो प्रोसेस में थे हम कि पहले एक ड्राफ्ट या फिर आप कहें कमेटी द्वारा, इस समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा कुछ रिकमेंडेशन किए जाते हैं और ये सिफारिशें फिर सरकार को जाती है। और सरकार का काम क्या होता है कि पहले इस जितने भी चीजें हैं जो ड्राफ्ट में दी, तो इसे बिल के द्वारा, एक बिल के द्वारा पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट जो हमारे देश का संसद है, संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, है ना, दो सदन होते हैं। तो एक बिल लाया जाता है, बिल कहीं भी लाया जा सकता है, यहाँ भी। तो उस बिल को फिर कुछ प्रोसेस के माध्यम से, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग कहते हैं, तीसरे रीडिंग में जो है पास हो जाता है बिल और प्रेसिडेंट के असेंट यानी कि अनुमति के लिए भेजा जाता है। तो इस प्रक्रिया द्वारा उसे संविधान में शामिल किया जाता है, ठीक।
उसमें मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर्स हैं उसमें वोट करते हैं, 2/3 होता है ये वोट करने के बाद वो पास हो जाता है। ठीक, तो सन 1976 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। और क्या थे हमारे मूल कर्तव्य? हमारे मूल कर्तव्यों में से पहला था कि हम संविधान को मानेंगे, संविधान से बंध कर रहेंगे, पूरे भारत के नागरिक है ना, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉलो इट्स आइडल्स। आइडल्स क्या है? आइडल्स क्या है? जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे संविधान में क्या आइडल्स क्या है? भाईचारा, भाईचारा। हम कहते हैं कि सबको समानता देंगे, स्वतंत्रता देंगे, न्याय देंगे, ये सारे जो आइडल्स हैं उन्हें फॉलो करने की। फिर कहते हैं इंस्टीट्यूशन जो है हमारे देश का, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, जुडिशरी हो गई, है ना, इस तरह के इंस्टीट्यूशन। और फिर नेशनल फ्लैग और एंथम जो हमारा राष्ट्रीय गीत और गान है उसे हम बहुत ही रिस्पेक्ट यानी कि क्या कहते हैं उसको हिंदी में, रिस्पेक्ट, सम्मान, सम्मान देंगे, है ना, उसको सम्मान देंगे। और मतलब बेसिकली हम रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ की। और उनमें से दूसरा था कि हम अपने जो नॉबल आइडियाज़ हैं यानी कि जो नए और नवीन विचार हैं जो कभी पुराने नहीं होते, है ना, उनको हम फॉलो करेंगे। जैसे कि नेशनल स्ट्रगल में राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे कि गांधी जी का फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम का एक चीज़ निकाला। उन्होंने कहा कि अहिंसा, ये कुछ उस समय के वैल्यूज़ हैं, उस समय के नॉवल आइडियाज़ हैं। उनके नॉवल आइडियाज़ में था कि हम अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं मानेंगे। उनका आज़ादी जो एक नॉबल आइडिया में ही गिना जा सकता है कि हम इंडिपेंडेंस को सबसे प्रायोरिटी में रखेंगे, इंडिपेंडेंस को प्रायोरिटी में रखेंगे। और उसे हमें फॉलो करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि नेशनल स्ट्रगल जो है फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जो आंदोलन था, उन सभी तत्वों को हमें जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक नागरिक के तौर पर हमारे अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या था उन 200 सालों में या 250 सालों में या 700 सालों में, उसे समझने की जरूरत है। तो तीसरा कहता है कि अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है। संप्रभुता का आप समझते हैं, देश की जो संप्रभुता है उस पर खतरा नहीं आना चाहिए। यानी कि संप्रभु मतलब क्या होता है? सबसे ऊंचा, है ना। जो भी डिसीजन लेता है भारत, वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लेता। डिसीजन लेने के लिए भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है और हम इसकी संप्रभुता को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, चोट नहीं पहुंचने देंगे। कैसे? किसी भी तरह से। अगर भारत का एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है कि नहीं, हम जैसे कि पार्लियामेंट की बात नहीं मानेंगे, हम जुडिशरी की बात नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता पर ये चोट है, क्योंकि हमारे ये सबसे ऊंचे इंस्टीट्यूशंस में से एक है। और अगर हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो सॉवरेनिटी डिस्टर्ब होती है। यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो यूनिटी में हम भाईचारा, जैसे कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम तरह की संस्कृति और भाषा भाषी के लोग रहते हैं, तो हम सांप्रदायिकता न फैलाएं एक कौम के नाम पर कि हम हिंदू हैं तो मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, हम उड़िया बोलते हैं तो हिंदी भाषियों को रहने नहीं देंगे, मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र में किसी को आने नहीं देंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश की एकता को छिन्न विच्छिन्न करती हो। एंड देन फिर हमारे ड्यूटीज में है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमें अपनी देश की रक्षा करनी है किसी भी हाल में, और जब भी बुलाया जाए तो देश की रक्षा के लिए हाजिर होना है। कभी भी जैसे होता नहीं कि वॉर हो गया, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ गए, तो भाई सिविलियंस को भी कभी बुलाया जाए तो हमें तत्पर रहना चाहिए कि हम भी तैयार हैं युद्ध लड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि हमने तैयारी नहीं की, वो नहीं की, हम नहीं जाएंगे, एक्सक्यूजेज नहीं देना, देश के प्रति मर मिटने को तैयार रहना। ये कुछ वैल्यूज हैं जिसे हमें कंटेन करना, और ये एक दिन में नहीं सीखा जाता। इसे सीखने और समझने के लिए हमें अपने अंदर जिज्ञासा और कर्मनिष्ठता, एक और चीज है सत्य और धर्म, ये दो चीजें सीखनी चाहिए, है ना। सत्य और धर्म, इन्हीं चीजों से हम ऊपर उठते हैं, हम वृद्धि की ओर उठते हैं, हमारा देश के प्रति समर्पण भाव जाता है। हमारा शरीर पहले नहीं है, पहले हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, तब हम इस तरह के तत्वों और भावों से जब हम जागृत होते हैं तो हम किसी भी हाल में देश के लिए लड़ने को तैयार होते हैं। हमें नहीं चिंता होती फिर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हमारी जान चली जाएगी तो हमारे परिवार का क्या होगा। इस तरह के निम्न स्तरीय प्रश्न नहीं पूछते हैं।
अब मैं निम्न स्तरीय से क्यों कह रहा हूँ, ये समझने लायक है। क्योंकि जिस तरह के वैल्यूज की बात कर रहा हूँ मैं, वो सर्वोत्तम है, और त्याग की भावना का अर्थ जो है उसे समझना होगा, अन्यथा दिक्कत ही दिक्कत। ओके, नेक्स्ट जो है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। हमें सौहार्द बना के चलना है और एक भाईचारा जो ब्रदरहुड का कैरेक्टर नहीं बोलेंगे, कल्चर नहीं, प्रैक्टिस, उसे हम कह सकते हैं भाईचारा की भावना को बढ़ाए रखना। मतलब बेसिकली ये है कि दोस्ताना व्यवहार बनाए रखना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना है, ये बात है। पीपल ऑफ इंडिया, चाहे हमारी विविधता कितनी भी हो, हमें इस बात को एक तो पहले हमें उसे जानना है कि हाँ ये फैक्ट है कि इंडिया में बहुत सारे धर्म, जाति और बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसके बावजूद भी हम एक देश हैं, इस फैक्ट को नहीं भूलना है, दैट वी आर सॉवरेन यूनाइटेड कंट्री। ये चीज़ नहीं भूलनी कि हम, हमारी पहचान जो है एक इंडियन के नाते है, एक इंडियन के नाते। यहाँ पे तो हमें यही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं रीजनल टॉपिक्स में, वो सब डिस्कस की जाएगी। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि एक चीज़ जब हम इसका इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें बेकार हो गई, या फिर बाकी चीज़ों को जब डिस्कस कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि इंडियन होने के वैल्यू को भूल नहीं। उसमें कहीं एक लाइन है जिसे हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन दोनों को पैरेलली लेके चला जाता है। जैसे हम कहते हैं कि क्षेत्रीयता की पहचान, हमारी क्षेत्रीय पहचान का क्या होगा? हम जब कहते हैं कि हम एक झारखंडी हैं, झारखंडी होने का जो पहचान है वो भी हमें चाहिए। हम देश के नागरिक होने का पहचान तो रखते हैं, ठीक है। इंडियन होने मात्र से हमारा सारा समस्या हल नहीं हो जाता। जब हम कहते हैं कि झारखंडी होने का पहचान चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि झारखंड के वेलफेयर की बात कर रहे हैं, और जो कि करनी भी चाहिए। जब देश में असमानता इतनी बढ़ जाए, देश में जब भेदभाव केंद्रीय सरकार इतनी करे, तो हमें अपने आंतरिक मामलों में भी बैलेंस रखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि झारखंड के साथ हम कहेंगे कि झारखंड के साथ इतना बुरा हुआ जितना शायद किसी और दूसरे क्षेत्र या प्रदेश के साथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि झारखंड में कोयला है, खनिज है, जितने प्रकार के संपदा हो सकते थे और वो सब है, और इसने झारखंड ने पूरे देश को सर्व किया, लेकिन उसके बदले में झारखंड को क्या मिला? तो इस तरह के सवाल तो उठेंगे, हम सवाल पूछेंगे भी। ये विरोध करना ही धर्म है, हम विरोध करेंगे, हम नहीं, मुंह नहीं छुपाएंगे कि भाई देश अपना जाने दो, ऐसे नहीं। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो सरकार में, सत्ता में बैठे, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हमें भी एक मत होकर के अपनी झारखंडी पहचान को रखते हुए हमें ये सवाल पूछना पड़ेगा। तो ऐसे समय में तो हम जरूर ऐसा भेदभाव और इस तरह के डिस्टिंक्शन को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल रखें, और रखना भी चाहिए। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ रहे हैं तो हम इसके कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसी में कहता है कि हम ऐसे किसी भी प्रैक्टिस या ऐसे किसी भी व्यवहार को, या हाँ किसी भी इस तरह कोई भी काम नहीं करेंगे जो विमेन यानी कि महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हो। ये हमारा मूल कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते, ध्यान रखिएगा। आप एक देश के नागरिक हैं, आज एक स्टूडेंट हैं, लेकिन आप समझिए कि आप एक देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक का मतलब है कि इस देश के सदस्य हैं, और इस देश के सदस्य का मतलब है ये देश आपका घर है, ये देश आपका सब कुछ है, ये देश आपकी मातृभूमि। और यहाँ पे आप इन मूल कर्तव्यों का ध्यान अवश्य रखें, ये अपने अंदर यानी कि अपने कैरेक्टर में बसाएं कि हम कुछ इस तरह का इंसान हो जो इस तरह की तुनक मिजाजी या फिर अनर्गल कार्यों को करने से बचता हो। नेक्स्ट है कि वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। जो हमारे देश में पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, जैसे कि हम कहते हैं दिल्ली में लाल किला है, या फिर हुमायूं का मकबरा है, या फिर आपका सराय किले खान का दरगाह है। तो इन सभी चीज़ों को, ये तो मैंने कुछ नाम गिनाए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कुतुब मीनार है। तो इस तरह की जो हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं और जो देश की धरोहर में गिनी जाती है, उन्हें हम सहेजते हुए, उन्हें हम सहेज के रखेंगे। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। अब इतिहास के पन्नों में पलट के ये भेदभाव और डिस्टिंक्शन हम नहीं करेंगे कि भाई मुगलों ने इतना सब कुछ किया और हम इसे रहने दें, नहीं, हम उसके सारे निशानों को मिटा देंगे। इस तरह की नफरत और ईर्ष्या से कुछ होने जाने वाला नहीं, इस तरह के तर्कों से कुछ होने जाने वाला नहीं, ये गलत तर्क है। हमें बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। और इसी लाइन में एक और है कि हम अपने कंपोजिट कल्चर यानी कि जो मिली जुली जो कल्चर है ना, उन सभी को हम प्रिजर्व करेंगे, उन्हें वैल्यू देंगे।
चाहे कोई झारखंडी हो, जैसे कि नागपुरी बोलता है तो हम ही नहीं कहेंगे कि यार ये तो देहाती बोलते हैं, खोटा बोलते नहीं। हमें उसे भी रिस्पेक्ट देनी है और हिंदी भाषा को भी रिस्पेक्ट देनी है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस तरह से कोई भी कार्य ना किया जाए कि जो दो लोगों के बीच पार्टीशन का काम करते हैं। एंड अनदर वन इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। सिंपल है ना? नेचुरल एनवायरनमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें उसे इम्प्रूव भी करना है। जैसे कि आज हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज में बेसिकली होता है क्या, जंगल खत्म हो रहे हैं, जल के स्रोत पिघल रहे हैं, जो आपके हिमालय हैं उसमें बर्फ की मात्रा पिघल रही है और उस रफ्तार से बर्फ जम नहीं रही। तो ये है क्लाइमेट चेंज। और इसमें न सिर्फ हमें प्रोटेक्ट करना है बल्कि हमें प्रिजर्व करने वाले नियमों को भी अपनाना है कि कैसे क्लाइमेट चेंज में सुधार आ सकता है ना? तो बेसिकली देखिए, बात ऐसा है कि जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं तो पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से क्या होता है, ये हमारे विचारों में कम से कम तो जा रहा है ना? और विचारों से ही कर्म बनते हैं। अगर विचार ही नहीं है तो हमारे कर्मों में ये कभी उतर ही नहीं सकता। तो इसलिए इन मूल कर्तव्यों को पढ़ना आवश्यक है, जानना आवश्यक है, उससे जागरूक रहना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी एक बार अपने मूल कर्तव्यों को जानेंगे जो कि आपके संविधान में उल्लिखित है। मैं ऐसी आशा करता हूँ और समझेंगे, सिर्फ एक बार पढ़ के रख नहीं है ना? चलिए, इज इट इनफ कि आगे भी डिस्कस किया जाए? देखिए, मैं अपने स्तर पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर मैं डिस्कस कर पाऊँ और जितनी गहराई हो सके वहाँ तक मैं जा पाऊँ। हालांकि ये शुरुआती समय है तो संभवतः है कि ये सैलोनेस बनी रहे अभी, बट आई एम वेरी कंपैशनेट टू डू सो एंड डेफिनेटली वन डे आई विल रीच दैट पॉइंट विदाउट हैविंग एनी स्पेसिफिक difficulty in my mind. Okay. Another one is to develop scientific temperament and humanism and a spirit of inquiry and reform. देख रहे कितनी अच्छी चीज़ें लिखी, लेकिन अगेन हम पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो फिर वही बात है। फिर है कि सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी आपके देश में जो भी सामाजिक हित के लिए उन सभी प्रॉपर्टी को हमें कभी किसी भी हाल में नुकसान नहीं करना। जैसे कि कभी कई बार सुनते हैं आंदोलन हो रहा है, ट्रेन को जला दिया, बस को जला दिया, ये सारी चीज़ें करने से क्या उनका नुकसान, क्या उनका मतलब दिस इज नॉट द राइट वे टू अचीव समथिंग। और सरकार को मनाने का ये सही तरीका नहीं है। हमें आंदोलन के तरीकों को समझना चाहिए कि सरकार झुकती कैसे। आपके गुस्से में आपने अपने ही प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। और न सिर्फ प्रॉपर्टी का नुकसान होता है बल्कि उसमें कई लोग हाथों हाथ हो जाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत संदेश जाता है पूरी दुनिया को। इसके अलावा वायलेंस को हम फॉर्मली उसे इग्नोर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक कि वायलेंस की जरूरत ना हो हम वायलेंस कभी भी नहीं करेंगे, किसी भी हाल में नहीं करेंगे। जब तक टाला जा सकता है हिंसा को हम टालेंगे, लेकिन जब अति आवश्यक हो, अनिवार्य हो, तब हम हर हाल में वायलेंस करेंगे, तब हम हर हाल में लड़ेंगे और चाहे उसमें कितनों का ही खून क्यों ना बहे। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज 10th one, to strive towards excellence in all sphere of ideals, collective activity, so that the national constantly rises to higher level of endeavor and achievement. बेसिकली इसमें कह रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे एक्सेलेंस को पाने के लिए, है ना? और देश को एक हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट की ओर ले जाने के लिए मेहनत करेंगे, ये बात है। और इसमें कलेक्टिव एक्टिविटी मतलब सिर्फ अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि सब मिल के काम करेंगे। एंड 11th जो हमारा 11th एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी 11वां जो हमारे संविधान में जोड़ा गया उसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और ये क्या है? ये है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, बच्चों को जो कि 6 साल से 14 साल के उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे, चाहे हम पेरेंट्स हों चाहे फिर उनके वार्ड यानी कि गार्जियन हों। तो ये हमारा कर्तव्य होगा, ये हमारे कर्तव्य। बाकी मूल कर्तव्य मैं कह रहा हूँ, संविधान में पहली बार जब 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया उस वक्त सिर्फ 10 ऐसे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, केवल 10। बाकी इस संशोधन के माध्यम से 11वां भी जोड़ा गया। ठीक, अब हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं। इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद कि फीचर्स, अब इतना सब कुछ पढ़ लिया, क्या है फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की और फीचर की बात करें तो बस
जो हमने पढ़ा उसी में से हमें निकालना है ना। क्या है? मॉरल ड्यूटीज। सम ऑफ देम आर मॉरल ड्यूटीज। उनमें से कुछ केवल मॉरल ड्यूटीज है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। लाइक चेरिशिंग नोबल आइडियाज, उसके लिए आपको खुद से पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप, है ना। एंड अदर लाइक सिविक ड्यूटीज, नागरिक कर्तव्य कि हर नागरिक को मानना ही चाहिए, जैसे कि नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना, एंथम का, नेशनल एंथम। तो ये सब जो है नागरिक का कर्तव्य। ये मॉरल नहीं कि आप नहीं भी करेंगे तो नहीं चलेगा, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, नहीं, आपको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना ही होगा। और इसके लिए बकायदा संसद ने कानून भी पारित किया। तो एक चीज और बता दिए चले कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि डिक्लेरेटिव फॉर्म में है, तो इसमें कोई दंड दिया नहीं जाता। नॉन जस्टिसेबल फॉर्म का, यानी कि कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है कि आपने नहीं किया था, आपने नहीं कर्तव्य निभाया तो आपको करना ही होगा, कोर्ट कहे नहीं, ऐसा नहीं, वहां तक कुछ नहीं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में जो भी चीजें हैं, अगर वो डिक्लेरेटिव फॉर्म में है और उसे अगर जस्टिसेबल बनाना है तो क्या करना होगा? संसद उन में से कानून बना सकती है, जैसे कि नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करना, और रिस्पेक्ट ना करने पर क्या दंड मिलेगा, उसके लिए संसद कानून बनाने का पूरा अधिकार संसद के पास है ना। बाकी अगर हम देखें तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंडियन वे ऑफ लाइफ को भी बताता है कि कैसे हमारा ट्रेडिशन क्या है, माइथोलॉजी क्या है। जैसे हमने कहा कि नेचुरल हेरिटेज, सॉरी हिस्टोरिकल हेरिटेज, जैसे कि हम वन्य जीव की रक्षा करेंगे, उनका प्रोटेक्शन करेंगे, ये हमारे मूल्यों को बताता है। रिलीजन की बात करें तो हमारे धर्म, है ना, हमारे धर्म की भी बात करता है, जैसे कि आपका and only for citizen, they are only for citizen, मैंने पहले बताया नॉन जस्टिसेबल। these are some characters of criticism of fundamental right, fundamental duties की क्या है कि इन्होंने कहा कि लिस्ट ऑफ ड्यूटीज इज नॉट एग्जॉस्टिव। इसमें सारे वो मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए जो जोड़े जाने चाहिए थे, जैसे कि टैक्स देना, वोट देना, ये भी एक मूल कर्तव्य के तौर पर जोड़ा जाना चाहिए था, जो कि नहीं जोड़ा गया। सम ऑफ देम आर वेग, एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो उनमें से कुछ की बात कही गई कि वो डिफिकल्ट है, बहुत ही उसका मतलब लोगों को समझ नहीं आएगा, जैसे कि नोबल आइडियल एंड कंपोजिट कल्चर, लोगों को समझने में, कॉमन पीपल को समझने में दिक्कत होती है। एंड देन ये सुपरफ्लुअस है, यानी कि कहा गया कि इसे फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि नागरिकों को पहले से ही पता है कि उनके मूल कर्तव्य क्या होंगे, तो क्यों फालतू में इसे ऐड ऑन करना। एंड दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3, अगर करना भी था तो उसे पार्ट 3 के बाद करना चाहिए था, यानी कि मूल राइट, जो मूल अधिकार है उसके बाद मूल कर्तव्य होना चाहिए, जो कि हमने कर दिया। मूल एक्चुअली डीपीएस राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बाद हमने पार्ट 4A में हमने इसे जोड़ा अंडर आर्टिकल 21A। तो ये सब कुछ क्रिटिसिज्म है जो कि ठीक भी है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल तो नहीं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। एंड एनीथिंग शुड बी डिस्कस्ड, लाइक एक चीज़ और है कि मेजर ऑफ द डेमोक्रेसीज, जो कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उतना वैल्यू दिया नहीं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल भी नहीं किया। जबकि जापान एक ऐसी कंट्री है जिसने कि मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, जिसने सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया, ड्यूटीज़ ऑफ लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़ उसने शामिल किया। दूसरी तरफ जितने सोशलिस्ट कंट्रीज हैं उन्होंने इसे इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, जब भी सवाल आएंगे तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग में या फिर मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन में बनाने में आसानी रहती है। तो यही था फंडामेंटल ड्यूटी, और भी कुछ छूट रहा होगा तो हम फिर कभी कंप्लीट करा ही देंगे। ओके, बाय।